नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंडेक्स दिखाऊं पाठ्य पुस्तक का। तो सबसे पहले मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का ये इंडेक्स, ये विषय क्रम आपको दिखा रही हूँ। आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि काव्य खंड में आपका पाठ है सूरदास जी उद्धव तुम हो अति बड़भागी, और दूसरा पाठ है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरा और चौथा पाठ जो है ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। पांचवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही कविता है, और छठा नागार्जुन यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। सातवां गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, और आठवां और नौवां कन्यादान और संगतकार, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और तीसरी और चौथी कविता नहीं है। और इसके पश्चात आपके गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और एक कहानी यह भी, तथा पाठ 16 नौबत खाने में इबादत, ये शामिल है। इसमें 15वां और 17वां जो पाठ है ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो बच्चों, शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन से पाठ आने वाले हैं, कौन से नहीं। इससे पहले मैं नेताजी का चश्मा पाठ का सार आपको मैं करवा चुकी थी, और कुछ व्यूवर्स जो हैं हमारे ये चाहते थे कि इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको करवाऊं। तो आप लोगों के लिए ये मैं प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो आपके अभ्यास से हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले इसका प्रश्न है इस पाठ का कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो बच्चों, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। देश प्रेम की भावना और देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी, और वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति, चश्मा विहीन मूर्ति का अर्थ होता है चश्मे से रहित मूर्ति जो थी वो उसे आहत करती थी, उसे जो है ठेस पहुंचाती थी। तो इसलिए वो जो है हर समय उनकी मूर्ति पर जो है अपने कुछ फ्रेम में से चश्मा चढ़ा दिया करता था। और चौथे नंबर पे है कि वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग व समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपयुक्त गुणों के कारण जो है लोग उसे कैप्टन कहते थे। हालांकि देखने में वह कैसा था, दुबला सा, मरियल सा, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, परंतु उसके मन में जो देशभक्ति की भावना थी, त्याग और समर्पण की भावना थी, इसी कारण से लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसके पीछे जो है 3 प्रश्न दिए हुए हैं। हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे? तो इसका जो है उत्तर क्या है कि हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे जब उन्होंने गाड़ी रोकने से मना किया। तो हालदार साहब जो थे वो पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष जी की मूर्ति होगी, क्योंकि हालदार साहब को पता चल गया था, उस पान वाले ने बता दिया था कि वह कैप्टन चश्मे वाला जो है मर गया है। तो अब उन्हें ये लगता था कि उसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस कस्बे में जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाए, या किसी को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के जो है आहत करती होगी। तो ऐसा सोचकर जो है वो मायूस हो गए थे। तो इसलिए जो है मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम जो था वो कैप्टन किया करता था, और वह मर चुका था। ये सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। और अब जो है सुभाष की मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा न दिखाई देने के कारण वे मायूस हो गए। दूसरा,
मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है। सरकंडा होता है जो झाड़ू के तिनकों से बना हुआ होता है, जैसे छोटे बच्चे खेल खिलौनों में जो है इस प्रकार के चश्मे को, गोल चश्मे को बनाते हैं। तो ऐसा चश्मा देखा, तो इस सरकंडे को, चश्मे को देखकर जो है नेताजी को लगा कि इससे उन्हें पता चला कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है। हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है और यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर और श्रद्धा की भावना आज भी विद्यमान है। तो उन्हें ये सोचकर जो है अच्छा लगा। और तीसरे नंबर पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? तो हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? भावुक का अर्थ कि उनकी आंखें नम हो गई, तो वो किस बात को सोचकर इमोशनल हो गई? तो हालदार साहब निराश थे ये सोचकर कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वे भावुक हो उठे, वे इमोशनल हो गए ये बात सोचकर कि भगवान का शुक्र है कि आज भी हमारे देश से देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है। हमारी आज की नई पीढ़ी, हमारे बच्चे भी देशभक्तों के प्रति वैसी ही श्रद्धा की भावना रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियां जो हैं, जिसकी आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया, ये पंक्तियां पाठ के अंदर दी हुई हैं। पाठ में ये पंक्तियों को जो है इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास उड़ाते हैं। ऐसा देशभक्तों के प्रति जो है लोग उन भीतर से जो है मजाक उड़ाते हैं और ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए वे तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो कि अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। हमारे देश की सीमा पर खड़े हुए बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि अपने जीवन का जो है बलिदान देने में पीछे नहीं हटते और बिना ही अपनी परवाह किए, अपनी जवानी की, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए, अपने घर गृहस्थी की परवाह किए, वे हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं केवल हमारी रक्षा के लिए। तो ऐसे लोगों का तो हमारे देश के लोग जो हैं मजाक उड़ाते हैं और स्वयं जो है अपने स्वार्थ के लिए बिक जाने के वे बहाने ढूंढते रहते हैं। इसका अर्थ यह है। तो यही बात जो है हालदार साहब को लगता है कि आज जो है देशभक्ति की भावना जो है घट गई है। तो इस पंक्तियों का जो है आशय इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला देखने में कैसा था? ये पाठ के अंदर भी दिया हुआ है कि पान वाला किसी कस्बे के चौराहे पर पान की उसकी दुकान है। उस दुकान पर प्राय हालदार साहब पान खाते हैं। पान वाला क्या है? स्वभाव से खुश मिजाज है। वह मोटा तथा काला है। उसके मुंह में पान ठुसा हुआ रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है। पान ठुसे रहने से उसकी बत्तीसी यानी कि उसके जो दांत हैं वो लाल काली हो गई है। और वह वाक्पटु है। वाक्पटु का अर्थ होता है बोलने में चतुर। वह वाक्पटु है तथा व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है, यानी कि दूसरे का मजाक उड़ाने वाली जो है वो भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। यानी कि जब कैप्टन के बारे में वह पूछते हैं हालदार साहब कि कैप्टन कौन है, क्या वह किसी आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है या फिर
वह भूतपूर्व कोई सिपाही है। तो इस बात पर जो है कैप्टन के बारे में पूछने पर वह उसका मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। कहता है कि वह तो लंगड़ा है, वह क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। तो ये बात जो है कहकर उसका वो उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। परंतु अंदर ही अंदर वह कुछ कहीं पर जो है एक भावुक और सहृदय व्यक्ति है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला उदास हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। एक और तो पहले उसका जो चरित्र दिखाया गया है, चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया, वो तो इस प्रकार का है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कैप्टन के मर जाने पर उसे बहुत ही भावुक व्यक्ति भी दिखाया है, एक सहृदय व्यक्ति दिखाया है, यानी कि दुख में, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला व्यक्ति भी दिखाया है और उसकी आंखें जो है नम हो जाती हैं उसकी मृत्यु पर। अगला प्रश्न है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वो कहते कैप्टन के प्रति पान वाले की ये जो टिप्पणी है, जो उस पर ये कमेंट किया गया था, उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करता है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटी सोच। उसकी संकीर्ण और तंग सोच को प्रकट करता है। कैप्टन जो कि सहानुभूति और सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह से उपहास करना उचित नहीं है। उसका मजाक उड़ाया जाना इस प्रकार से उचित नहीं था। वह अपनी छोटी सी दुकान में देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। अतः पान वाले की ये जो उक्त टिप्पणी है, जो उसने इस प्रकार की उसके बारे में बात की, वह अति निंदनीय है। निंदनीय का अर्थ क्या होता है? निंदा करने के योग्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। कि सबसे पहली जो पंक्ति है वो है कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे जो है उन हालदार साहब की कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया है कि हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो कि सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। यानी कि हालदार साहब को भी अच्छा लगता था देशभक्तों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना, श्रद्धा रखना, उनके मन में थी ये भावना। और जब जब वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते तो वह देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो उठती थी। देश के लिए, सुभाष के लिए, सुभाष के किए कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इस कारण से हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। दूसरा, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया। अब इससे उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है कि जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक उठा और उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। आंखें पोंछते हुए उदास मन से उसने बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से पता क्या चलता है कि कैप्टन जो है वह बहुत ही किस प्रकार का व्यक्ति था? सहृदय व्यक्ति था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन जो है वो बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? क्योंकि बिना चश्मे के कैप्टन को जो है सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, उसे वह आहत करती थी। तो उन्हें ऐसा लगता था, कैप्टन को ऐसा लगता था कि सुभाष चंद्र बोस को जो है असुविधा होती होगी बिना चश्मे के, और इस कारण से उसके पास रखे हुए जो चश्मे होते थे, जो फ्रेम होते थे, वह जो है नेताजी की मूर्ति पर वह लगा देता था। 7वां प्रश्न है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, उसकी कल्पना लिखिए। अब हालदार साहब ने जब कैप्टन कैप्टन नाम सुना सब जगह पर, तो उनके भीतर क्या हुआ कि भी ये कैप्टन आखिर है कौन, वो देखना चाहते थे। तो उससे जब तक उन्होंने कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक उन्होंने अपने मन में एक छवि बनाकर रखी हुई थी उसकी, कैप्टन की, कि वो कैप्टन दिखने में ऐसा होगा, भारी भरकम होगा,
और बड़ी बड़ी मूछें होंगी, सिपाही की तरह उसका व्यक्तित्व होगा। तो ऐसा उसके अंदर जो है, उसकी आँखों के ऊपर जो है कि या दिमाग के ऊपर एक चित्र बना हुआ था। तो हवलदार साहब ने कैप्टन को देखने से पहले समझ रहे होंगे कि कैप्टन कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसमें कि सुभाष की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसी अनुशासित छवि होगी। शारीरिक रूप से वह बलिष्ठ होगा और उसके प्रति लोगों में विशेष सम्मान होगा। समाज में अवश्य ही उसकी अलग पहचान होगी जो सबके द्वारा सराहनीय होगी। इस तरह हवलदार साहब के मानस पटल पर ऐसे ही एक सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी। तो ऐसे ही हवलदार साहब जो है कैप्टन के बारे में जो है अपने मन में एक चित्र सा बना के बैठे हुए थे, लेकिन उसको देखने के बाद वह सारी छवि जो उनके मानस पटल पर थी वो समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं क में कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जब आप कभी अपने शहरों में, अपने कस्बों या महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी व्यक्ति की मूर्ति देखते हैं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की या किसी महापुरुष की मूर्ति देखते हैं, तो इस मूर्ति को लगाने का उद्देश्य क्या होता है। वो कहते हैं प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुष की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है और यह परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं है, अपितु इसके कुछ निश्चित उद्देश्य रहे हैं। क्या कि मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में जानें और उनसे अनुप्रेरित हों, यानी कि उनके जीवन से हम प्रेरणा पा सकें, उस महान पुरुष से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें जो उन्होंने हमें शिक्षा दी। जिस प्रकार के रास्तों पर, मार्गों पर चलने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया, तो उसी शिक्षा को, उसी संस्कृति को हम बनाए रखें। तीसरा, उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए गए योगदानों की लोगों के मध्य में चर्चा करें, लोगों के बीच में उस महापुरुष के विषय में चर्चा करें। भावी पीढ़ी को जानकारी भी मिलती रहे और वे गौरवान्वित महसूस करें, यानी कि स्वयं में वे गर्व महसूस करें कि हम उस भारत देश के वासी हैं जहाँ पर इस प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न वो कह रहे हैं कि आप अपने इलाके में के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपने इलाके में किस प्रकार के व्यक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेंगे, स्थापित करना चाहेंगे। कैसे व्यक्ति की करना चाहेंगे कि अगर आपके इलाके में किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाने की बात करें, तो ये आप प्रश्न आप अपने भीतर भी सोचें कि आप किस व्यक्ति से, किस महापुरुष से प्रेरित हैं, कि महात्मा गांधी हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, परशुराम जी हैं, भगवान परशुराम हैं। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपने जीवन का जो है योगदान दिया, बलिदान दिया, त्याग दिया। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो जिस भी व्यक्ति के लिए आपके मन में भावना है उसकी आप मूर्ति स्थापित करवा सकते हैं। उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए कि जब भी कभी आपके महानगर, आपके शहर या आपके कस्बे में किसी भी महापुरुष की अगर मूर्ति लगी हुई है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति का सम्मान करें, उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा की भावना रखें, उसे किसी प्रकार का ना तो नुकसान पहुंचाएं और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाने दें। उस मूर्ति को जो है हम यदा कदा जो है उसके आसपास की सफाई करवाते रहें। उस जगह पर जब जब कभी उस व्यक्ति की जयंती मनाई जाए या पुण्यतिथि मनाई जाए, तो वहाँ पर जो है समारोहों का आयोजन करवाएं, ताकि लोग जो हैं उनके जीवन से प्रेरणा पाकर उस परंपरा को आगे चला सकें, उनके जीवन का अनुकरण कर सकें। तो इस प्रकार से बच्चों कि उस व्यक्ति के, उस मूर्ति के प्रति जो है हमारा ऐसा उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीमा पर तैनात
फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो वो कहते हैं कि हम सब निम्नलिखित कार्यों के द्वारा अपना देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि हमारे चारों तरफ जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम में सहयोग देना, जल स्रोत के आसपास गंदगी ना फैलाना, पूजा अर्चना, यज्ञ हवन आदि के उपरांत जली या अधजली सामग्री एवं राख को नदियों में ना फेंकना, शवों को नदियों में प्रवाहित ना करना, सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करना तथा उसे स्वच्छ रखना। सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस जो होते हैं, वहाँ पर जो है मिलजुल कर हम उसका उपयोग करें और उसे स्वच्छ बनाए रखें, उन्हें तोड़फोड़ से बचाएं। देश की एकता अखंडता पर आंच न आने देना, समाज एवं देश की प्रगति में योगदान देना, शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखना, लोगों के बीच समरसता फैलाना आदि ये हमारे कर्तव्य हैं और ये हमारे योगदान हैं जो कि हम अपने देश के लिए दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, तो आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो ये शब्द पंक्ति जो है उसमें पान वाले की भाषा में लिखी गई है कि कोई गिराक आ गया समझो। अब ये पान वाला जो है कैप्टन यहाँ के बारे में हालदार साहब को बता रहा है कि कैप्टन जो है क्या करता है जब कभी भी उसके पास कोई चश्मा लेने आता है। तो वो कहता है कोई गिराक आ गया समझो, यानी मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, अर्थात उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है, उधर दूसरा बिठा दिया और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का जो है मानक हिंदी के अनुसार इस प्रकार से उसकी हिंदी लिखी जा सकती है। ये उसकी स्थानीय भाषा थी। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। वो कहते हैं कि जब दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्द अपनी भाषा में यथास्थान सहज रूप से आ जाते हैं तो भाषा दुरूहता से बच जाती है। दुरूहता का अर्थ होता है कठिनता से, कि जब भी कभी दूसरी भाषाओं के प्रचलित जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में आकर मिल जाते हैं तो भाषा जो है कठिनता से बच जाती है, भाव को समझने में सहायता मिलती है, सहजता होती है। दूसरी भाषाओं के सहज प्रयोग से भाषा में लचीलापन आ जाता है। इस प्रकार दूसरे शब्द भी भाषा में ऐसे समा जाते हैं कि वे उसी भाषा के ही प्रतीत होने लगते हैं। तो बच्चों, ये जो थे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से थे, आपके पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। बच्चों, इस प्रश्न उत्तर के साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इसके अतिरिक्त और भी कई प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आने के योग्य हैं। परीक्षा उपयोगी अगर आप प्रश्न उत्तर चाहें तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए उसे उपलब्ध करवा दूँगी। तो तब तक के लिए आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, हमसे ज़रूर जुड़े रहें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।